गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। आप अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे और जहां भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे लोधी वंश वाले टॉपिक पर, उसमें का हम लोग एक पार्ट को हम लोग पढ़े भी थे। आज हम लोग लोधी वंश के सेकेंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। और लोधी वंश के बारे में हमने आपको बताया था कि लोधी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोधी थे, अर्थात बहलोल लोधी ने ही लोधी वंश की नींव रखी थी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आज थोड़ी सी आप लोग के लिए एक और जरूरी सूचना है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2-3 रोज पहले यह बताया भी था कि मेरे इस YouTube चैनल पे आपको प्रत्येक रविवार को मेरा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्रत्येक रविवार 10 कदम आर मिश्रा के संग। मेरा नाम आर मिश्रा है। आप जो भी तमाम छात्र हमको YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी छात्रों से मैं एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग हर रविवार के दिन आप लोग 10 बजे मेरे इस YouTube चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और वहां पर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों का सीरीज जो है चलता है, उन प्रश्नों को भी आप देखने का प्रयास कीजिए। वह आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अति लाभकारी सहायक होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं कि एक और हम लोग जो है कल से आपके सामने एक और जो है प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो भी टॉपिक अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग दिल्ली सल्तनत को आज खत्म करने वाले हैं। आज दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो है वंशज लोधी वंश पर हम लोग आज जो है उसका चैप्टर क्लोज करेंगे। और हम आपको कल से एक ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, पीछे का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, उन टॉपिकों से आपको मैं जब लास्ट में पढ़ा के जब यहाँ से अपना जो वीडियो समाप्त करूंगा, तो लास्ट में चलते चलते आपसे मैं प्रतिदिन 5 क्वेश्चन पूछूंगा। बात को ध्यान समझिएगा। पढ़े हुए टॉपिकों में से मैं प्रतिदिन जो है पढ़ाने के बाद जब मैं अपना जो कोर्स को खत्म कर लूंगा, उसके बाद चलते समय लास्ट का जो है 5 से 10 मिनट हम लोग 5 प्रश्न पूछा जाएगा आपको यहाँ से। और वह 5 प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के जो आप देख रहे हैं, जो भी तमाम छात्र मेरे देख रहे हैं, वह वीडियो के मेरे कमेंट सेक्शन में अपना जो है स्कोर हमको भेज सकते हैं कि आउट ऑफ जो इतना प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। तो वह 5 प्रश्न आपसे पर डे यहाँ पूछा जाएगा। और हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात को समझिएगा कि आज का हमारा टॉपिक जैसे कि लोधी वंश है, तो इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़े हैं। दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश पढ़े हैं, खिलजी वंश पढ़े हैं, तुगलक वंश पढ़े हैं, सैयद वंश पढ़े हैं, और आज हम लोग लोधी वंश कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों पे हम लोग बात किए हुए हैं। बात क्लियर है? और उससे पहले हम लोग 2 टॉपिक और पढ़े हैं, एक गजनवी और दूसरा गौरी। तो यानी कि आपके पास टोटल 7 टॉपिक मिलाकर हो रहे हैं। और इन 7 टॉपिक से आपको मैं प्रतिदिन आगे का जो आपका कोर्स है वो चलते रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का पर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन पीछे का जो चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से मैं जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसी में से आपको कह रहे हैं, कहीं इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से प्रतिदिन चलते चलते का मतलब जब हम आपको पढ़ा लेंगे यूट्यूब पे, जब पढ़ा लेंगे और लास्ट में जब हम अपना चैनल से जब हम लॉग आउट हो रहे होंगे, तो उस समय चलते दौरान आपसे मैं 5 प्रश्न पूछूंगा। और उस 5 प्रश्नों का जवाब आपको मेरे कमेंट बॉक्स वाले सेक्शन में देना है कि सर इस 5 प्रश्नों का सही उत्तर हमने बनाया है। और जो व्यक्ति 5 का 5 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं उन लोगों को भी, और जो नहीं देते हैं उन लोगों को भी, सारे लोगों को अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमको जो है इन्फॉर्म करना होगा। तो चलिए, आज हम लोग फिर से लोधी वंश का जो बचा खुचा भाग है उसको कंप्लीट करते हैं। बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। आज हम लोग लोधी वंश का जो बचा हुआ भाग है उस पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वह 1451 से लेकर 1526 तक चला है। और उसके बाद 1526 से फिर आपका मुगल चालू हो जाएगा, अर्थात हम लोग बाबर से बात करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 1451 से लेकर 1526 तक यह चला है। और हम लोग पिछले क्लास में इसके प्रथम शासक अर्थात बहलोल लोधी पर भी बात कर लिए हैं। आज हम लोग को 2 और शासकों पर बात करना है। एक शासक जैसे कि सिकंदर लोधी और दूसरा शासक जो है इब्राहिम लोधी, इन दोनों पे बात करना है। हालांकि एग्जाम दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहलोल लोधी वंश वाले टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आज हम लोग सिकंदर लोधी पे बात करने वाले हैं। थोड़ी सी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। सिकंदर लोधी, देखिएगा
सिकंदर लोदी से सबसे अच्छा प्रश्न बनता है एग्जामों में, और इनका जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बात को ध्यान समझिएगा, सिकंदर लोदी का जो टॉपिक है इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से इनसे जो भी प्रश्न बनता है वो सारे प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सिकंदर लोदी से आप पहला प्रश्न रखिएगा कि इनका टाइम पीरियड तो आपको पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड जो रहा है वह 1489 से लेकर 1517 तक रहा है। सिकंदर लोदी का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1489 से लेकर और 1517 तक रहा है। आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु मिलावली नामक स्थान पर हो गई थी। याद को ध्यान से समझिएगा, 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु मिलावली नामक स्थान पर लूह लग जाने के कारण हुई थी। मतलब ज्यादा धूप हो गया था, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा था, तो लूह उसको बोला जाता है। तो लूह लगने के कारण इनका बहलोल लोदी का डेथ हुआ था। और वह कहां से लौट रहे थे, तो यह भी बात आपको क्लियर होना चाहिए, वह ग्वालियर अभियान से आ रहे थे, उसी दौरान उनका डेथ हो गया था। हम अब बात कर रहे हैं 1489 से लेकर 1517 के बीच में सिकंदर लोदी के क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ एक बात याद रखना है, 1504 ईस्वी में, बात को ध्यान समझिएगा, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। यह प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर, आपको बता दें, यह प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है कि आगरा शहर का स्थापना या आगरा शहर का जो है नींव किसने रखा था, तो वह सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो है नींव रखा था या उसकी स्थापना किया था। आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। इस बात को भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, स्थापना की। अब एक प्रश्न और यहां से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की तो राजधानी किसको बनाया? तो यहाँ पर याद रखना है दोनों बात, सिकंदर लोदी ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था और आगरा शहर की भी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। तो दोनों प्रश्न याद रखना है कि आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को क्या किया? तो आगरा को इसने अपना कैपिटल बनाया था, आगरा को राजधानी बनाया। तो एक ही प्रश्न आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि आगरा शहर को अपना राजधानी किसने बनाया, तो वो भी बात याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने बनाया। आगे हम बात करें कि और सिकंदर लोदी से क्या प्रश्न बनता है, थोड़ी सी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी पैमाना का प्रचलन किया था। अब कहिएगा गजे सिकंदरी क्या है? मेरे भाई, भूमि की माप के लिए, बात को याद रखिएगा, भूमि की माप के लिए जो पैमाना होता है उसी को गजे सिकंदरी बोला गया है। तो ये भी प्रश्न इनसे पूछता है कि भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी, भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी, भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना का प्रचलन किसने किया था? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भूमि की माप के लिए जो है गजे सिकंदरी पैमाना का प्रचलन किसने किया था, तो वो भी किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। इनसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, सिकंदर लोदी एक ऐसा शासक था, आप एक तरह से इसको कट्टरवादी कह सकते हैं, कि इसने नागरकोट, आपको याद होना चाहिए, नागरकोट के जो है ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़वाकर और उसके टुकड़ों को कसाईयों के बीच बांट दिया था मांस तौलने के लिए। यह भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप यदि इन सारे बातों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग और भी चर्चा करने वाले हैं सिकंदर लोदी से और क्या प्रश्न बनता है। तो दो प्रश्न आपको याद रखना है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और उसी आगरा को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। उसके बाद याद रखना है, भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी पैमाना का प्रचलन किसने किया था? तो वो भी क्लियर है, कौन? सिकंदर लोदी ने किया था। आपको मैं एक बात और बता दूं कि इसके बाद मैंने एक और प्रश्न आपसे पूछा है कि भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन तो सिकंदर लोदी ने किया था, लेकिन एक कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे, उसने भी भूमि की माप के लिए जो है एक पैमाना चलाया था अपने शासनकाल के दौरान। तो उस प्रश्न को भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप के लिए पैमाना चलाया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कि सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़वाकर और उसके टुकड़ों को कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए बांट दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को, ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़वाकर, मंदिर के मूर्तियों को तोड़वाकर और उसके टुकड़े को तोड़वाकर, उसका टुकड़ा, मूर्तियों का जो टुकड़ा था उसका टुकड़ा कसाईयों के बीच मांस तौलने के लिए, कसाईयों मांस तौलने के लिए बंटवाया था। मांस तौलने के लिए क्या किया था? तो उसे बंटवाया था। देखिएगा, यह भी प्रश्न आपको क्लियर रखना है कि इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़वाया, नष्ट करवाया और उस मंदिर के जो मूर्ति का टुकड़ा था उस टुकड़ा को इसने कसाईयों के बीच जो है बांट दिया और उससे वो अपना क्या बनाए थे? तराजू वगैरह बनाए थे, उसी से वो मांस तोलते थे। तो यह भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी का बहुत ही घटिया पहल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम बात करें सिकंदर लोदी से और एक क्या प्रश्न बनते हैं, थोड़ी सी बात को समझिएगा। यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था सिकंदर लोदी जिसने गुलरुखी, याद रखिएगा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, गुलरुखी शीर्षक को जो है फारसी रूप दिया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गुलरुखी कविता को फारसी में लिखवाया था। गुलरुखी कविता को फारसी में लिखवाने वाला एकमात्र सुल्तान। आपको बता दें कि गुलरुखी शीर्षक कविता को फारसी में इसने उसको क्या किया था? लिखवाने का काम किया था। तो यह भी काम किसका था? याद रखना है, गुलरुखी कविता को फारसी में लिखवाने का सबसे पहला काम जो है वो किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी ने एक संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ जिसको फरहंगे सिकंदरी कहा जाता है उसका भी फारसी में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी को फारसी में अनुवाद कराया था। याद रखिएगा, फरहंगे सिकंदरी को किस चीज में अनुवाद कराया था? तो फारसी में अनुवाद कराया था। आपको यह प्रश्न याद होना चाहिए, कराया था। देखिएगा, सिकंदर लोदी जो था वह संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। इसी के नाम पर वह ग्रंथ था। इस फरहंगे सिकंदरी का जो है अनुवाद जो है इसने आगे चलकर किस भाषा में करा दिया? तो फारसी में करा दिया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फरहंगे सिकंदरी संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था, उसका अनुवाद फारसी में किस सुल्तान ने कराया था? तो वह सिकंदर लोदी ने कराया था। गुलरुखी कविता को, शीर्षक कविता को फारसी में किसने लिखवा दिया था? तो वो भी किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था। एक प्रश्न और याद रखिएगा, यहाँ से सिकंदर लोदी से और क्या प्रश्न बनता है? मोठ मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी के वजीरों के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा बात को समझिएगा। मोठ मस्जिद का निर्माण, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीरों के द्वारा कराया गया था। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीरों के द्वारा कराया गया था। सिकंदर लोदी के वजीरों के द्वारा कराया गया था। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीरों द्वारा कराया गया था। तो यह भी प्रश्न आपको याद रखना है, कराया गया था। मोठ मस्जिद का निर्माण कौन कराया था?
तो मोठ मस्जिद का निर्माण जो है वो सिकंदर लोदी के कौन कराए थे? तो वजीर लोग कराए थे। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि सिकंदर लोदी की जो डेथ हुई, अर्थात इसका जो मृत्यु हुआ था, वह 1517 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी का मृत्यु जो है वह 1517 ईस्वी में हुआ था। गले की बीमारी के कारण ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर लोदी का डेथ हुआ था। तो यह भी बात थोड़ी सी याद रखना है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हुआ था। सिकंदर लोदी का जो मृत्यु हुआ था वो किस वजह से हुआ था? गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी का डेथ हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। इससे आगे और हम बात करें, एक दो प्रश्न और सिकंदर लोदी से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से पूर्णतः बैन कर दिया था। बात को समझिएगा थोड़ा सा। मुसलमानों को तजिया निकालने यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, एवं मुस्लिम स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगाया था। पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से क्या लगाया था? तो प्रतिबंध लगाया था। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संत लोगों के मजार पर जाने से पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। यह भी सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। आपको पता चला कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हो गई थी। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है, सिकंदर लोदी के बाद जो दिल्ली का शासक बनता है वह कौन बनता है? आपको पता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो शासक बनता है वह इब्राहिम लोदी बनता है, इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर। बात को समझिएगा। इसके बाद दिल्ली का जो शासक बनता है वह कौन बनता है? इब्राहिम लोदी बनता है। दिल्ली का शासक जो अगला बनता है वह इसका पुत्र ही रहता है, इब्राहिम लोदी। यह इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की सत्ता को संभालता है। इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी को धारण करता है या बैठता है? दिल्ली की गद्दी को धारण करता है। दिल्ली की गद्दी को क्या करता है? धारण करता है। देखिएगा, मैंने कहा कि यह इब्राहिम लोदी जो है अपने पिता के मृत्यु के पश्चात जो है, अर्थात 1517 में जैसे इसके पिता बहलोल लोदी का निधन हुआ, उसके तुरंत बाद जो है इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम शाह की उपाधि लेकर और दिल्ली की सत्ता को जो है प्रारंभ कर देते हैं। अब बात आता है कि इब्राहिम लोदी से क्या प्रश्न बनता है। देखिए, इब्राहिम लोदी से तो एक ही प्रश्न ऐसा मैं देखा हूं कि इसके शासन काल के दौरान इब्राहिम लोदी जब दिल्ली पर शासन कर रहा था, उस समय बाबर ने अटैक किया था दिल्ली पर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। अब बात आती है कि इब्राहिम लोदी का जो एकमात्र कंडीशन था, यहाँ से प्रश्न और एक पूछा जा सकता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी से बाबर ने पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किया, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल में मारा गया। बात को समझिएगा, युद्ध स्थल में मारा गया। अर्थात ऐसा बताया जाता है
कि सल्तनत काल के अधीन पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे उन शासकों के अधीन जो है एकमात्र ऐसा यह शासक इब्राहिम लोदी जो था वह युद्ध स्थल में मारा गया था। अब आपको बात बता दें कि इब्राहिम लोदी के साथ एक और व्यक्ति युद्ध स्थल में मारे गए थे, वह ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जी थे। बात को याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का, यहाँ पर बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो बाबर की हुई थी। विजयी कौन रहा? तो विजयी कौन रहा भाई? तो याद रखना है, बाबर रहा। और पराजय किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हुई थी। पराजय किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हुई थी। अब बात आती है, यह तो जय और विजय की बात हो रही है, जीत और हार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको मैंने बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इससे प्रश्न यही पूछा जाता है कि पूरे सल्तनत काल के अधीन कौन ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। तो आपको एकदम याद रखना कि इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सल्तनत काल के अधीन शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। और इसके साथ इसका दोस्त, इब्राहिम लोदी का दोस्त जो था, जिसका नाम था विक्रमजीत, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में ही मारे गए थे, इसके साथ ही मारे गए थे। अब आपको बात एक और पूछा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो याद रखना है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक जो थे उनका नाम दौलत खां था। ध्यान से बात को समझिएगा। पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, इस दोनों व्यक्ति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो है वह निमंत्रण दिया था। आपको बता दें, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण बाबर ने भारत पर 1519 में यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध किया था। उसी आक्रमण के दौरान बाबर ने बाजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में ले लिया था। ये भी बात याद रखनी है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था फरगना में। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम था। 1493 ईस्वी में 10 या 11 साल की अवस्था में बाबर जो था वह फरगना का शासक बनता है। 1507 में बाबर जो था वह बादशाह की उपाधि लेता है और 1519 में बाबर भारत पर पहला आक्रमण करता है। और उसके बाद बाबर के सारे आक्रमण और बाबर से संबंधित सारे बातों को हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ एकदम विस्तार पूर्व एकदम एक एक चीजों पे बारीकी से हम लोग बात करेंगे। वो कल के टॉपिक में हम लोग मुगल पढ़ने वाले हैं। कल से हम लोग मुगल सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। एक बात आपको बता दें कि आप लोगों को यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाता है उन सारे प्रश्नों को आपको एकदम रिवाइज करना है। आप दिल्ली सल्तनत को हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों को कंप्लीट किए और पीछे 2 वंशज पढ़े, गजनवी और गौरी को, यानी 7 वंशज आपको मैंने पढ़ाया है। और उन 7 से आपको कल से लास्ट में, जैसे हम लोग अभी अब विदा लेंगे, जैसे हम लोग चलते समय, अर्थात जब हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो चलते समय हम लोग लास्ट में 5 सवाल आपसे करेंगे और उन 5 सवालों का जवाब आपको जो है मेरे यूट्यूब के सेक्शन के कमेंट माध्यम में देना है कि हाँ आउट ऑफ 5 आप कितना स्कोर किए हैं, कितना आपसे सही हुआ है। इस बात को भी आप लिख के हमें जो है कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। चलिए, आज हम लोग इस दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए। कल से हम लोग का जो टॉपिक होगा वह मुगल होगा, अर्थात मुगल वंश में हम लोग बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, उसके बाद अकबर पढ़ेंगे, शाहजहां पढ़ेंगे, जहांगीर पढ़ेंगे और देन जो है फिर औरंगजेब पढ़ेंगे। तो सारे मुगल को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है तो उसका जीके जीएस, जो भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस पूछा जाता है, उन संपूर्ण प्रश्नों का यहाँ विधिवत पूर्वक जो है पूरे विस्तार में आपको पढ़ाया जाता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, आर्मी हो, डिफेंस हो, नेवी हो, या आपको बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो, बैंक हो, या जो भी तमाम वैकेंसी है, वो जहां आपको जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे जो है एग्जामों के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज जो है पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग जो है आज विदा लेते हैं। लेकिन भाई मेरे विदा लेने से पहले आपसे एक और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मरमर के आदमी पढ़ा रहा है, देख ही रहे होंगे, पूरा पसीना से लथपथ हो जा रहा है। तो एक आपसे छोटी सी विनती है जो रोज हम करते हैं कि यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती है,
मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपना जो है विचार हमें कमेंट माध्यम से भेजिए। मैं उसको जो है देखूंगा और जहां सुधार की जरूरत है वहां पर मैं सुधार करूंगा। और एक बात याद रखिएगा कि आप यहां पर सोच रहे होंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी बात बोल दिए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोला हूं। आपको कल से जब मुगल मैं पढ़ाऊंगा तो उस मुगल में हम लोग इब्राहिम लोदी पर विशेष चर्चा करेंगे। ऐसे आप इस बात को थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि मुगल में हम लोग इब्राहिम लोदी और बाबर को फिर पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यहाँ पे हम लोग बात अभी किए भी थे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उस युद्ध में बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के मध्य वो युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था, जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था, ये भी बात आपको बताएं। और इसके साथ जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे वो भी युद्ध स्थल में इब्राहिम लोदी के साथ मारे गए थे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जो थे, इब्राहिम लोदी के जो फ्रेंड थे, उनके दोस्त थे, उन्हीं से कोहिनूर हीरा हुमायूं लाया था। बात याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा जो हुमायूं कहाँ से लेकर आया था, प्रश्न पूछा जाता है, तो वहीं विक्रमजीत के यहाँ से लाया था। ग्वालियर के वो शासक थे। तो चलिए आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। प्रणाम, शुभरात्रि। और एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लीजिए, एकदम मजे में अपने आप को जो है पढ़ते रहिए। घर में एकदम निरंतर जो है अपनी तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जैसे ही प्रकोप थोड़ा सा कम होगा आपकी सारी परीक्षाएं तुरंत ले ली जाएंगी। इसलिए आप लोग जो है किसी प्रकार से इधर उधर में ज्यादा टाइम अपना फालतू का जाया मत कीजिए। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही सबसे बड़ा निर्माण करता है। अपना निर्माण करने वाला आप ही स्वयं है, दूसरा कोई नहीं आपका निर्माण करने वाला है। तो इस बात को एकदम माइंड सेट रखिए कि आपका मेहनत ही आपका सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विदा लेते हैं, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।